स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17 और 18 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, जैसे रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दरोगा, बैंक पीओ, क्लर्क आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एनडीए, सीडीएस, ईपीएफ, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे खार्ग द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी रिसेंटली इन द न्यूज खार्ग आइसलैंड्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन 1 में है यह पर्शियन गल्फ में स्थित है और ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात का केंद्र है। तो ऑप्शन बी में है यह रेड सी में स्थित है और सऊदी अरामको की प्रमुख तेल रिफाइनरी स्थल है। ऑप्शन सी में है यह मेडिटेरियन सी में स्थित एक विवादित द्वीप है जिस पर इजराइल का कब्जा है। ऑप्शन डी में है गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है और यूनाइटेड अरब अमीरात का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो यह पर्शियन गल्फ में स्थित है खार्ग द्वीप और ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात का केंद्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। खार्ग आइसलैंड ईरान का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो पर्शियन गल्फ में स्थित है। यह ईरान की सबसे तेल निर्यात टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फारस की खाड़ी में स्थित है और लगभग 90% तेल निर्यात का केंद्र है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है यह ईरान द्वीप के इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं। यह द्वीप ईरान के दक्षिणी पश्चिमी तट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर द्वीप दूर स्थित है। यानी जो ईरान के से दक्षिणी पश्चिमी तट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बुसैर प्रांत के अंतर्गत आता है। यानी इसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। अगला कंसेप्ट है, अब हम देखते हैं कि आर्थिक महत्व, यानी खार्ग द्वीप के आर्थिक महत्व देखेंगे। ईरान के लगभग ऑयल एक्सपोर्ट लाइफलाइन कहा जाता है इसे। यानी मुख्य कारण क्या है, ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का निर्यात यहीं से होता है। यहाँ बड़े पैमाने पर ऑयल स्टोरेज टैंक, पाइपलाइंस और लोडिंग टर्मिनल मौजूद हैं। कई सुपर टैंकर जहाज यहाँ से तेल लेकर दुनिया के विभिन्न देशों तक जाते हैं। अगला कंसेप्ट है इसका रणनीतिक महत्व क्या है। तो यह द्वीप वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विश्व के प्रमुख तेल निर्यात मार्गों के पास स्थित है। किसी भी सैन्य संघर्ष या हमले से वैश्विक तेल कीमतों पर बड़ा प्रभाव यहाँ से पड़ सकता है। इसीलिए यह पश्चिमी एशिया का भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अवैध रेत खनन के कारण चर्चा में रहे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों का त्रिसंगम पर स्थित है। तो जो द नेशनल चंबल सेंचुरी recently in news due to illegal sand mining is located at the trade junction of which 3 states। तो ऑप्शन 1 में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान
ए ऑप्शन 1 में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन डी में है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थित है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जो हाल ही में चर्चा में रहा, जो तीनों राज्य के संगम पर स्थित है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, 79 में, और चंबल नदी के दुर्लभ जलीय जीव और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण केंद्र माना जाता है। इसमें प्रमुख संरक्षित जीव कौन कौन से हैं? जो अभयारण्य कई संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे में घड़ियाल हो गया, गैंग रिवर डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है, और रेड क्राउन रूफ फूड टर्टल यानी लाल मुकुट वाला कछुआ के लिए भी यह प्रसिद्ध है, और इंडियन स्कीमर के यानी दुर्लभ पक्षी के लिए भी यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में यह क्यों चर्चा में रहा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस अभयारण्य में अवैध रेत खनन की, इलीगल सैंड माइनिंग की खबरों में होने के कारण यह इसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुओ मोटो को संज्ञान लिया, जो अवैध खनन से और नदी प्राकृतिक प्रवाह से प्रभावित हो रहा था। जलीय जीवों का आवास को नष्ट हो रहा था, इनहेबिटेड हो रहे थे। घड़ियालों और कछुआ के अंडा देने वाले तट का नुकसान होने के कारण इसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी अभयारण्य माना जाता है। यह चंबल नदी की धारा यहाँ अपेक्षाकृत स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त मानी जाती है, जो भौगोलिक विशेषता यहाँ की मानी जाती है। अगला कंसेप्ट है, वेयर वाज द एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेटेड विच इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड अटैक्स थाउजेंड ऑफ टर्टल्स। तो एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जो अपने खूबसूरत फूलों के लिए प्रसिद्ध है और हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ऑप्शन 1 में है पिंजौर, ऑप्शन बी में है ऊटी, ऑप्शन सी में है श्रीनगर, ऑप्शन डी में गंगटोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन श्रीनगर, इसका आंसर हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, यह जो श्रीनगर में स्थित है। यह गार्डन जैबरवान रेंज की तलहटी क्षेत्र डल झील के पास स्थित है। इसका उद्घाटन उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के किए हैं, 16 मार्च 2026 को किया गया। यह उद्यान हर साल आयोजित होने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला कंसेप्ट देखते हैं, ट्यूलिप गार्डन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो एशिया की सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ लाखों ट्यूलिप फूल और कई रंगों की किस्में पाई जाती हैं, यानी कई रंगों की फूलों पाई जाती हैं। हर साल मार्च या अप्रैल में ट्यूलिप महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह जम्मू कश्मीर के पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, Who has been awarded the Polly Umrigar Award for the Best International Cricketman for the 2024 से 25 सीजन बाय द BCCI। 2024 से 25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष के पॉली उमरगार पुरस्कार से BCCI द्वारा किसे सम्मानित किया गया है।
तो ऑप्शन 1 में है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी में है विराट कोहली, ऑप्शन सी में है शुभम गिल, ऑप्शन डी में है जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुभम गिल इसका आंसर हो जाएगा। जो 2024 से 25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष के पॉल उमरीगर पुरस्कार से बीसीसीआई द्वारा शुभमन गिल को सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। पॉल उमरीगर अवार्ड भारतीय क्रिकेट में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई द्वारा हर वर्ष इस भारतीय क्रिकेट को दिया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार महान क्रिकेटर पॉल उमरीगर की स्मृति में दिया जाता है। अगला कंसेप्ट है सीजन के विजेता कौन है। शुभम गिल जो है 2024 के सीजन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पुरस्कार में यह दिया गया इन्हें। उनका प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजी, टेस्ट, वनडे और T20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन, कई महत्वपूर्ण मैचों में शतक और बड़ी पारियां भी खेले हैं। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में प्रमुख युवा और सितारों में शामिल है, इसीलिए इन्हें दिया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। महिला क्रिकेट में इन्हें सम्मान स्मृति मंधाना को दिया गया है। यह उनके करियर में 5वीं बार मिला है स्मृति मंधाना को। वे भारत की सबसे सफल महिला और बल्लेबाजों में से एक मानी जाती हैं। जो महिला वर्ग की पुरस्कार को दिया गया है स्मृति मंधाना को। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पॉल उमरीगर भारत के महान टेस्ट क्रिकेटरों में से एक थे। जो भारत के पूर्व पॉल उमरीगर कौन थे, तो पॉल उमरीगर भारत के महान टेस्ट क्रिकेटर में से एक थे। भारत के पूर्व कप्तान यानी 1950 से 1960 के दशक में प्रमुख बल्लेबाज थे। भारत के लिए 8000 से अधिक प्रथम श्रेणी रन में बनाए हैं और बाद में बीसीसीआई में प्रशासक और चयनकर्ता भी रहे हैं पॉल उमरीगर। अगला कंसेप्ट देखते हैं। बीसीसीआई के अवार्ड्स के बारे में हम देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हर वर्ष कई पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार पॉल उमरीगर अवार्ड जैसे बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन को दिया जाता है, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन को भी दिया जाता है, बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर का पुरस्कार भी दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। विच एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज द BO चिदंबरनार पोर्ट विच पोर्ट अथॉरिटी रिसेंटली implemented, becoming the first major port in India to do so। BO चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी हाल ही में कौन सी अत्याधुनिक तकनीकी लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, तो ऑप्शन 1 में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कार्गो हैंडलिंग, ऑप्शन बी में है ब्लॉकचेन आधारित लॉजिस्टिक नेटवर्क, ऑप्शन सी में है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी में है 5G स्मार्ट वेयर हाउसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा जो डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। जो BO चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। BO चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लागू किया है। इसके साथ ही यह भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया जिसे अत्याधुनिक तकनीक को अपने संचालन में शामिल किया है। यह बंदरगाह तूतीकुडी तमिलनाडु में स्थित है और भारत के प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्रों में से एक है।
जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या है। तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या है, तो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें किसी भौतिक संरचना यानी फिजिकल सिस्टम की डिजिटल या वर्चुअल प्रतिकृति बनाई जाती है। यानी एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें किसी भौतिक संरचना यानी फिजिकल सिस्टम की डिजिटल या वर्चुअल प्रतिकृति बनाई जाती है। यह वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में डेटा प्राप्त करती है। इससे किसी प्रणाली की स्थिति, प्रदर्शन, संभावित समस्याओं को पता लगाया जा सकता है। इससे बेहतर योजना और प्रबंधन संभव होता है। अगला कंसेप्ट है इसमें उपयोग की गई प्रमुख तकनीकी कौन सी है, तो आईओ सेंसर्स लगा रहता है, बंदरगाहों के उपकरण और संरचनाओं से रियल टाइम डेटा एकत्र करते हैं, लीडार मैपिंग भी किया जाता है, 3D मैपिंग जो बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों का सटीक डिजिटल नक्शा तैयार करता है, ड्रोन इमेजिंग भी लगा रहता है, ड्रोन के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण और निरीक्षण किया जाता है, जीपीएस ट्रैकिंग भी किया जाता है, जहाज़ों और कार्गो को सटीक लोकेशन ट्रैक करने में इससे मदद मिलता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म का मुख्य लाभ क्या है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करता है, बेहतर पोर्ट प्रबंधन और योजना भी बनाता है, कार्गो संचालन की दक्षता में वृद्धि भी लाता है, रख रखाव की लागत में कमी भी करता है, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इसे सुधार किया जा सकता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह पहल भारत के स्मार्ट पोर्ट इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। इससे बंदरगाह संचालन डिजिटल और स्वचालित होगा। यह मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीओ चिंतबरनार पोर्ट के बारे में हम जानते हैं, आइए। इससे पहले बीओ चिंतबरनार पोर्ट के नाम इसका नाम पहले तूतीकोरिन पोर्ट था। बाद में इसे स्वतंत्रता सेनानी बीओ चिंतबरनार पिल्लई के नाम पर रखा गया। यह भारत के प्रमुख 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक माना जाता है। अगला कंसेप्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया वाज द रिसेंटली इन द न्यूज़। कह रहे हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन 1 में रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी में संजीव चोपड़ा, ऑप्शन सी में है पवन के वर्मा, ऑप्शन डी में है विक्रम सेठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संजीव शर्मा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यह पुस्तक का परिचय हम देखते हैं। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और नेतृत्व और भारत के परिवर्तन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका के आधारित पर यह पुस्तक है। यह पुस्तक के लेखक संजीव चोपड़ा हैं, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संजीव चोपड़ा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। लेखक के बारे में हम जानते हैं संजीव चोपड़ा जो यह पुस्तक के लेखक हैं, यह पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, लेखक और इतिहास के विषय के शोधकर्ता भी रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से भी यह जुड़े रहे हैं। भारतीय इतिहास, प्रशासन और नेतृत्व के पर कई लेख और पुस्तकें भी यह लिख चुके हैं संजीव चोपड़ा। अगला कंसेप्ट है कि पुस्तक का मुख्य विषय क्या है।
यह पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व और उनके योगदान के विस्तार से यह बताती है पुस्तक। इसका मुख्य विषय क्या है? शास्त्री जी की सरल और ईमानदार व्यक्तित्व है इस पुस्तक के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका राजनीतिक सफर है। भारत की कृषि और रक्षा क्षेत्र में सुधार से भी इस पुस्तक में बातें कही गई हैं। देश में राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, यह पुस्तक में बताई गई है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं क्या है? तो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान पुस्तक में इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965 के दौरान शास्त्री जी का नेतृत्व वाली विस्तार से बताया गया इस पुस्तक के बारे में। जय जवान जय किसान के बारे में यह बताया गया नारा के बारे में। यह प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जिसका उद्देश्य सैनिकों का मनोबल बढ़ाना था, किसानों के महत्व को उजागर करना था, इस पुस्तक में बताया गया है। अगला कंसेप्ट है, शास्त्री जी को ग्रेट कॉन्सिलेटर इसलिए कहा गया है क्योंकि वह विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाने में कुशल थे। वे शांत स्वभाव थे और समझौते की राजनीति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय एकता बनाए रखी। दी ग्रेट कॉन्सिलेटर क्यों इन्हें कहा गया है? क्योंकि वे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाने में सकुशल थे। पुस्तक का क्या महत्व है? तो यह पुस्तक का महत्व है कि भारत के राजनीतिक इतिहास को समझने में मदद करती है। शास्त्री जी का नेतृत्व मॉडल और उनकी नीतियों का विश्लेषण करती है। आधुनिक भारत के निर्माण और उनकी भूमिका को उजागर करती है, इस पुस्तक का महत्व है। अगला कंसेप्ट है, द हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विथ विच एजेंसी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हज हाउस इन खारघर, नवी मुंबई। नवी मुंबई की खारघर में एक आधुनिक हज हाउस के निर्माण के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन 1 में है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी NMDFC। ऑप्शन बी में है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC। ऑप्शन सी में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी में है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPW के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता का उद्देश्य क्या है? तो खारघर, नवी मुंबई में एक आधुनिक हज हाउस का निर्माण किया जाएगा। यह केंद्र हज यात्रियों के लिए ट्रांजिट, प्रशिक्षण और सुविधाओं की आधुनिक केंद्र होगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CPW यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अगला कंसेप्ट देखते हैं, परियोजना का स्थान कहाँ है? तो यह परियोजना खारघर में स्थित है। यह मुंबई के नवी मुंबई यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। इससे हज यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। अगला कंसेप्ट देखते हैं, परियोजना का लागत कितना है? तो अनुमानित लागत 225 करोड़ है। निर्माण एजेंसी CPWD है। यह परियोजना का उद्देश्य हज यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रबंधन प्रदान करना है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, हज हाउस क्या होता है? तो हज हाउस एक विशेष केंद्र होता है। हज यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था होती है। यात्रा से पहले प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। दस्तावेज सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रिया होता है। स्वास्थ्य जांच और अन्य आवश्यक सुविधाएं होती है, उपलब्ध कराई जाती है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट है परियोजना के मुख्य सुविधाएं क्या है?
आधुनिक ट्रांजिट आवास है, प्रशिक्षण हॉल और कॉन्फ्रेंस इसमें है, चिकित्सा सुविधा भी है, भोजन और विश्राम क्षेत्र भी है, प्रशासनिक कार्यालय भी इसमें है। अगला कंसेप्ट है हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में हम जानते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यानी मुख्य काम क्या है? भारत से आने वाले हज यात्रियों को प्रबंधन और समन्वय करना, यात्रा की प्रशासनिक व्यवस्था करना, यात्रियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में है। अगला कंसेप्ट देखते हैं CPWD के बारे में हम देखते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD जो भारत सरकार की एक प्रमुख निर्माण विभाग है। यह मुख्य काम क्या है इसका? तो सरकारी भवनों का निर्माण करना है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा का परियोजनाओं का बनाना है, राष्ट्रीय स्तर के निर्माण परियोजनाओं का प्रबंधन करना है। CPW के बारे में हम देख लिए। अगला कंसेप्ट देखते हैं Recently, which state government has launched the Prahari scheme to care for and assist elderly citizens living alone? अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल और सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रहरी योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 में पंजाब, ऑप्शन बी में हरियाणा, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा जो अकेले में रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों को देखभाल और सहायता के लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रहरी योजना शुरू किया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं प्रहरी स्कीम एक नई पहल है जिसे हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा, देखभाल और सहायता सुनिश्चित करना। आज के समय में कई बुजुर्ग अपने परिवार से दूर और अकेले रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की गई है। अगला कंसेप्ट देखते हैं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पुलिस और प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी करना, बुजुर्गों की आपातकालीन सहायता प्रदान करना, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना। अगला कंसेप्ट देखते हैं योजना कैसे काम करेगी। तो इस योजना के तहत अकेले रहने वाले बुजुर्गों का पंजीकरण किया जाएगा। स्थानीय पुलिस अधिकारी और स्वयंसेवक समय समय पर उनसे संपर्क करेंगे। उनकी स्वास्थ्य, सुरक्षा और दैनिक जरूरतों की जानकारी ली जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अगला कंसेप्ट देखते हैं योजना की प्रमुख सुविधाएं क्या है। तो नियमित पुलिस विजिट और संपर्क, आपातकालीन हेल्पलाइन सहायता, सामाजिक और चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और भरोसे का वातावरण। अगला कंसेप्ट देखते हैं योजना का महत्व क्या है। तो बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों में सुरक्षा की भावना होगा। सरकार और समाज के बीच सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करना है। अगला कंसेप्ट देखते हैं Recently, which state government, with reference to the 10th Foundation Day, the International Solar Alliance ISA, which of the following statements is correct? यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 10वें स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो ऑप्शन 1 में है ISA का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी में ISA की स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान हुई थी। ऑप्शन सी में है ISA का उद्देश्य केवल यूरोपीय देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ऑप्शन डी में है इंडिया ISA के संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर, जो आईएससी की स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान हुई थी। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएससी की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। इस संगठन की शुरुआत इंडिया और फ्रांस के संयुक्त पहल से हुई थी। आईएससी की स्थापना 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 के दौरान की गई थी, यानी COP 21 के दौरान की गई थी। इस पहल की घोषणा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किए थे और फ्रांकोइस होलैंडे यानी फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय ने संयुक्त रूप से दोनों ने किए थे। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय? तो आईएससी का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अलायंस एनर्जी NISA परिसर में स्थित है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी NISA इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो परिसर में स्थित है इसका मुख्यालय। इसका उद्देश्य क्या है? तो आईएससी का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना, विकासशील देशों में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अगला कंसेप्ट है, आईएससी में दुनिया भर के 120 से अधिक देश सदस्य हैं। इसका सदस्य देश के बारे में जानते हैं। आईएससी में जो दुनिया के 120 अधिक देश सदस्य हैं और विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र के देश हैं, वे देश जहां सौर ऊर्जा को संभावनाएं अधिक होती हैं। आईएससी का प्रमुख पहले कौन सी है? तो सोलर मिनी ग्रिड प्रोग्राम, सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, सोलर पंप प्रोग्राम और सौर ऊर्जा के लिए वित्तीय सहायता और तकनीक सहयोग देना आईएससी के प्रमुख पहले हैं। 10वां स्थापना दिवस, जो हाल ही में आईएससी की 10वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो इसकी स्थापना 2015 के 10 वर्षों के दौरान को दर्शाता है। इस अवसर पर सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार किया गया, स्वच्छ ऊर्जा को निवेश किया गया, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास किए गए पर जोर भी दिया गया, यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास पर जोर दिया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों को मानदंड को समाप्त करने वाला विधेयक हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज पासेड अ बिल टू एबोलिश द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस। तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा। जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त करने वाला विधेयक हाल ही में राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। राजस्थान विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की शर्त को यानी 2 चाइल्ड नॉर्म्स को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है। यह संशोधन राजस्थान पंचायती राज एक्ट में बदलाव करके किया गया है। पहले इस नियम के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो ऑप्शन 1 में सही हो जाएगा राजस्थान। आइए और इसके विस्तार से देखते हैं। 2 चाइल्ड नॉर्म्स एक ऐसा नियम था जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होते थे तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उपयोग माना जाता था। यह नियम कई राज्यों के पंचायती राज कानूनों में शामिल किया गया था, जो ऑप्शन
टू चाइल्ड नॉर्म्स यानी दो बच्चों का मानदंड क्या है? तो दो बच्चों का मानदंड क्या है? तो ये एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होते हैं तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता था। यह नियम कई राज्य पंचायती चुनाव राज्य कानूनों में शामिल किया गया था। यह नियम क्यों हटाया गया है? तो यह नियम हटा दिया गया है राज्य सरकार के अनुसार। यह नियम हटाने का मुख्य कारण क्या है? यह लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित करता था और इससे महिलाओं और गरीब वर्गों पर अधिक प्रभाव पड़ता था। कई मामलों में पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती थी, इसीलिए हटाया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, पंचायती राज सिस्टम व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जिसे 73वीं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 3 स्तरीय संरचना होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा है जिला परिषद यानी जिला परिषद। अगला कंसेप्ट देखते हैं, जिन राज्यों में यह नियम लागू था पहले, जिन राज्यों में यह नियम लागू था, भारत के कई राज्यों में यह नियम पहले लागू किया गया था, जैसे में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ राज्यों ने इसे हटा दिया है और संशोधित किया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, रूपकुंड लेक विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। रूपकुंड झील जो हाल ही में पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी खबरों में चर्चा में थी, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड में पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी खबरों में चर्चा में रहा भारत का रूपकुंड झील हाल ही में चर्चा में रहा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो रूपकुंड लेक एक उच्च हिमालयी हिम नदी झील है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस झील के किनारे पर सैकड़ों मानव कंकाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस झील के किनारों पर सैकड़ों कंकाल पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। रूपकुंड एक उच्च हिमालयी हिमनदी झील है जो उत्तराखंड चमोली जिले में स्थित है, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। यह झील किनारों पर सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं, इसीलिए इस कंकाल झील भी कहा जाता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI नमन अवार्ड 2026 who was not honored with the कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI नमन अवार्ड 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इसमें पूछ रहा है किसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है रोजर बिन्नी, ऑप्शन बी में है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी में है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी में है मिताली राज। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नमन अवार्ड 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित नहीं किया है? तो रोजर बिन्नी को सम्मानित किया गया है 2026 में, राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया है और मिताली राज को किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को 2026 में सम्मानित नहीं किया गया है। नमन अवार्ड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। तो नमन अवार्ड क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI हर साल BCCI नमन अवार्ड दिया जाता है। इस समारोह में भारतीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और आजीवन योगदान देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। यह BCCI का वार्षिक पुरस्कार समारोह है। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी इसमें सम्मान में दिया जाता है।
कई अलग अलग श्रेणियों में इसे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर, स्पेशल अवार्ड। अगला कंसेप्ट है कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हम देखेंगे तो बीसीसीआई का एक सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसका नाम भारत के पहले टेस्ट कप्तान सी.के. नायडू के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्हें भारतीय क्रिकेट में दीर्घकालीन और असाधारण योगदान दिया हो। यह पुरस्कार पहली बार 1994 में शुरू किया गया था। अगला कंसेप्ट है बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में इस पुरस्कार के विजेता रहे हैं, जो 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान इन दिग्गज खिलाड़ियों को दिया गया है, जैसे में रोजर बिन्नी हो गए। 1983 के वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राहुल द्रविड़। यह दूसरे नंबर में भारत के महान बल्लेबाज भी रहे हैं। दीवाल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कोच भी रहे हैं। और मिताली राज को भी दिया गया है, जो भारतीय महिला क्रिकेट की महान खिलाड़ी भी रह चुकी है। महिला ओडीआई क्रिकेट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में से एक है, और इसीलिए दिए गए विकल्पों में सचिन तेंदुलकर 2026 में पुरस्कार नहीं मिला है। अगला कंसेप्ट है हु ऑन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 98th एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026। यानी 98th एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन 1 में है लियोनार्डो डी कैप्रियो, ऑप्शन बी में माइकल बी जॉर्डन, ऑप्शन सी में है डेंजल वाशिंगटन, ऑप्शन डी में है ब्रैड पीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा माइकल बी जॉर्डन। इसका आंसर हो जाएगा, जो 98 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइकल बी जॉर्डन इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड क्या होता है? तो एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। इसे हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है, यानी एमपास के द्वारा दिया जाता है। यानी एमपास यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। पहली बार ऑस्कर समारोह 1929 में हुआ था। पहली बार ऑस्कर समारोह 1929 में हुआ था। इसमें फिल्म उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टरों आदि में पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला कंसेप्ट है बेस्ट एक्टर अवार्ड 2026 में किन्हें दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर विनर कौन है? तो माइकल बी जॉर्डन है। जो फिल्म कौन है? सिनर्स है। इनकी फिल्म भूमिका उन्होंने जुड़वा भाइयों को किरदार निभाया था फिल्म में, जुड़वा भाइयों का। उनके अभिनय के बहुत ही सराहा गया और उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला। अगला कंसेप्ट देखते हैं माइकल बी जॉर्डन के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो 9 फरवरी 1987 सांता आना यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता भी रहे। एक्शन और ड्रामा फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं ब्लैक पैंथर, क्रीड और क्रीड 2। अगला कंसेप्ट देखते हैं दिव्यांगजनों विकलांग व्यक्तियों को समर्पित पर्पल फीस्ट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द पर्पल फीस्ट डेडिकेटेड ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज रिसेंटली ऑर्गेनाइज? ऑप्शन 1 में मुंबई, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में दिल्ली, ऑप्शन डी में चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली में
दिव्यांगजनों विकलांग व्यक्तियों को समर्पित पर्पल फीस्ट आयोजित किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली में इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, पर्पल फीस्ट क्या है? तो पर्पल फीस्ट क्या है? तो पर्पल फीस्ट एक विशेष कार्यक्रम है जो दिव्यांगजनों को समर्पित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज में समावेशित और समान अवसर को बढ़ावा देना है। यह उत्सव दिव्यांगजनों को प्रतिभा, सृजनात्मक और उपलब्धियों को मंच प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, जैसे सांस्कृतिक और नृत्य कार्यक्रम, कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी, खेल और मनोरंजन किया जाता है। रोजगार और कौशल विकास कार्यशालाएं की जाती है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, पर्पल फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ है। आयोजक कौन है? तो आयोजक स्थानीय प्रशासक यानी एनजीओ और पीडब्ल्यू ने किए हैं, जो हाल ही में आयोजित 2026 में किया गया है। विशेष बात क्या है? तो पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का मंच है। यह प्रमुख उद्देश्य और महत्व क्या है? तो एम्पावरमेंट, दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। अवेयरनेस क्या होगा इससे? समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। टैलेंट यानी शो केस करना है, टैलेंट को उनको दिव्यांगजनों को प्रतिभा और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार और कौशल और शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। सामाजिक और शैक्षणिक महत्व क्या है? तो पर्पल फेस्ट जैसे आयोजन इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में मदद करते हैं। यह कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज और कॉरपोरेट्स को भी प्रेरित करता है कि वे दिव्यांगजनों के लिए अवसर और समर्थन बढ़ाएं। परीक्षा दृष्टि से यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है इंक्लूजन और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। लाभार्थी कौन होंगे? पर्सन एंड डिसेबिलिटीज होंगे, पीडब्ल्यूडीज। अगला कंसेप्ट देखते हैं, पूरे भारत में वन हानि की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली अनवरन डिफोरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम किस संगठन द्वारा संचालित है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द अनवरन डिफोरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम यूज टू मॉनिटर फॉरेस्ट लॉस अक्रॉस इंडिया? ऑप्शन एक में इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ऑप्शन बी में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई, ऑप्शन सी में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी, ऑप्शन डी में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से हम ध्यान देते हैं। तो यूडीएस क्या है? तो अनवरन डिफोरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम, जो भारत का वन हानि डिफोरेस्टेशन निगरानी के लिए विकसित एक उपग्रह आधारित अलर्ट प्रणाली है। यह प्रणाली वनों की कटाई, अवैध अतिक्रमण, अन्य नुकसानदायक गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन संरक्षण और नीति निर्माण में तेजी लाना। उद्देश्य यानी वन क्षेत्र में हॉट स्पॉट की पहचान करना, जहां वन हानि सबसे अधिक हो रही हो। संचालन और संगठनकर्ता देखते हैं, तो यह प्रणाली किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया यानी एफएसआई द्वारा संचालित की जाती है। एफएसआई भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। एफएसआई की प्रमुख जिम्मेदारियां कौन कौन सी है? तो भारत में वन वातावरण और का मूल्यांकन और निगरानी करना होता है। वन नीतियों के लिए डेटा और रिपोर्ट्स प्रदान करना होता है। वन हानि की अलर्ट प्रणाली के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देना होता है। तकनीकी विवरण क्या है? तो यूडीएस सैटेलाइट इमेजिंग या जीआईजीएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का उपयोग करता है। इसकी प्रमुख तकनीकें कौन है? आईआरएस यानी कार्टसैट उपग्रहों से डेटा संग्रह, जैसे सैटेलाइट इमेजेस को विश्लेषण करना, हॉट स्पॉट और वनों की कटाई की पहचान करना। यह प्रणाली वन हानि की वास्तविक समय और निगरानी प्रदान करती है और नीति निर्माताओं को जल्दी निर्णय लेने में इससे मदद मिलती है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसका महत्व क्या है?
तो वन संरक्षण अवैध कटाई और अतिक्रमण पर नजरें रखकर यह संरक्षण में मदद करता है। नीति निर्माण में यह सरकारी नीतियों, योजनाओं और के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वन क्षेत्र की सुरक्षा से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। जलवायु परिवर्तन, वनों की सुरक्षा से कार्बन अवशोषण और जलवायु संतुलन में मदद मिलता है। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, ओके, बाय।